गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कैसे कैसे मौर्य काल का अंत हुआ होगा और इस अंत के साथ साथ मौर्योत्तर काल का प्रारंभ हुआ होगा। सबसे पहले हमने बात करी कि कैसे कैसे अशोक के अंतिम वंशज, जिसका नाम हमने आपको ब्रह्मदत्त बताया था, उसका खात्मा हुआ होगा और खात्मा होने के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई होगी। और शुंग वंश ने किस तरीके से ब्राह्मणों को जो है एक वर्चस्व ऊपर दिखाते हुए शूद्र और महिलाओं का वर्चस्व बहुत ज्यादा नीचा दिखाया होगा। ये सारी कहानी हमने शुंग काल में पढ़ ली थी। उसके बाद हमने शुंग वंश को पढ़ाने के बाद आपको कर्ण वंश पढ़ाया। कर्ण वंश में 4 राजा रहे। चारों राजाओं के बारे में हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और कल के वीडियो में हमने पढ़ना स्टार्ट करा सातवाहन वंश। एक ऐसा वंश पढ़ा जो हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म के लिए भी कार्य करेगा, जिसमें हमने चर्चा करी कि एक पहला ऐसा जो है धर्म था, पहले ऐसे ब्राह्मण थे। ये सातवाहन वंश के बारे में हमने आपको ब्राह्मण वंश से भी पुकारा इसे, जिसने हिंदू के साथ साथ जो है बौद्ध धर्म के लिए भी कार्य किया है। इसमें हमें लिखित रूप में प्रमाण मिले हैं कि बौद्ध धर्म के लिए इसने भूमि दान दी है। ये सारी बातें हमने कल अपने लेक्चर में पढ़ ली थी। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि इसका जो बेटा कौन होगा, कौन इसका वास्तविक संस्थापक रहा, कौन संस्थापक रहा। उन बातों को एक बार फिर से चर्चा करते हुए आज के लेक्चर की ओर बढ़ेंगे और इस वंश का अंत करते हुए हम देखेंगे इस वंश के साथ साथ कौन से विदेशी वंश भी हमारे भारत में जो है दस्तक दे चुके थे। किस तरीके से भारतीय वंशों के साथ साथ जो है विदेशी वंशों का भी यहाँ पर आना जाना रहा होगा। किस प्रकार उन्होंने भारतीयों पर आक्रमण किया होगा और किस प्रकार ये हारे होंगे और हारने के बाद क्या कहानी आगे की बनती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ये बात करी कि सातवाहन वंश एक ब्राह्मण वंश का कार्य करेगा। ब्राह्मण वंश के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, क्यों ये ब्राह्मण वंश कहलाया। इसमें हमने आपको बताया था कि इसने हिंदुओं के साथ साथ जो है बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत सारा कार्य किया, हिंदू प्लस बौद्ध धर्म। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, क्षेत्र इसका बता दिया था कि आपको ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता था, जिसमें मैंने आपको 2 स्थान बहुत ज्यादा बताए थे। इसमें आपको मैंने कल के लेक्चर में आपको महाराष्ट्र बोला और महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना बोला आपको। आज की अगर बात करें, कल बताए एक और दिया था जिसका नाम बोला था हमने आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी कल की वीडियो में हमने आपको बता दिया था, बट हमने आपसे कहा था ये आंध्र प्रदेश जो तीसरा हमने जो आपको क्षेत्र जोड़ा है, ये बाद में किसी एक राजा के द्वारा आंध्र प्रदेश को बसाया जाएगा, जिसकी वजह से उसका राजा का नाम भी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो आज हम आंध्र प्रदेश के बारे में भी चर्चा करेंगे। मगर आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए इसका सातवाहन वंश का, तो आप बताएंगे सातवाहन वंश महाराष्ट्र, तेलंगाना और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। इसके साथ साथ कल हमने आपको 2 नदियां भी बता दी थी कि ये कौन कौन सी नदियों के पास था। तो आपको पता होगा कि कृष्णा और गोदावरी 2 रिवर्स बता दी थी, इनके आसपास ही फैला रहा होगा। और इन दोनों नदियों के पास फैला होने की वजह से कृषि बहुत अच्छी होती होगी, और जब कृषि अच्छी होगी तो कृषि के साथ साथ राजा भी बहुत अच्छा धनवान होगा, क्योंकि उसे अच्छी कंडीशन में जो है टैक्स प्राप्त होगा, और टैक्स अच्छा प्राप्त होता है तो वो सेना अच्छी रख पाएगा, और सेना अच्छी होगी तो उस पर कोई भी दूसरा राजा आकर एकदम आक्रमण नहीं कर पाएगा। इसके बारे में हमने जब कल बात करी थी तो हमने बताया था कि इसका संस्थापक बताया था आपको हमने कि इसका जो संस्थापक था, तो संस्थापक के बारे में हमने आपको बताया था सेमुक इसका संस्थापक रहा है। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करी जाए, अगर वो पूछ ले वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको बताया था सप्तकर्णी फर्स्ट के बारे में आपको कल पढ़ाया होगा हमने। इसके बारे में हमने और आगे जब चर्चा की थी सप्तकर्णी फर्स्ट के बारे में, तो हमने कहा कि इसकी पत्नी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बताई आपको हमने पत्नी, ये अमीय वंश की थी। आपको मैंने बताया था अमीय वंश की रही होगी ये। इसका नाम नागरिका या नैनिका करके बोला होगा हमने आपको। तो मैं एक नाम आपको लिख दे रहा हूँ नागरिका, और दूसरा नाम होगा इसका नैनिका। ये बातें आपने कल हमारे वीडियो में सीख ली थी। इसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट करा कि इसी महिला ने, इसकी पत्नी ने नानाघाट अभिलेख लिखवाए, जो आपने कल चर्चा करी थी। नानाघाट अभिलेख पर हमने बताया कि इसने अपने पति को, इट्स मीन सप्तकर्णी फर्स्ट को, दक्षिणाधिपति के साथ साथ पश्चिमाधिपति भी बोला है। इसने बोला है कि दक्षिण का जो राज्य है उसके मेरे जो पति हैं वो उसके अधिपति हैं, उसके मालिक हैं। इसके साथ साथ दक्षिण के साथ साथ पश्चिम के भी ये मालिक हैं, पश्चिमी अधिपति। तो आपसे अगर पूछ ले कि पश्चिम का जो है पति कौन है, यानी पश्चिम जो का राज्य रहा होगा, वो राज्य किसके अधीन में आया करता था, किसी एक अभिलेख में चर्चा की गई है, उस राजा का नाम पूछे तो आप सप्तकर्णी फर्स्ट बताएंगे। उसके बाद
अगर दक्षिण में पूछे तो दक्षिण में भी आप सतकर्णी फर्स्ट बताएंगे। लिखवाने वाला कौन है? इसकी पत्नी थी जो अमीय वंश की थी, जिसका नाम नागरिका या नैनिका है। इसने नानाघाट अभिलेख लिखवाए हैं। इस अभिलेख पर हमने एक तो ये चर्चा की थी, इसके साथ साथ हमने ये चर्चा की थी कि बौद्ध धर्म में जो भूमि दान दी गई है, भूमि दान की चर्चा भी इस पर की गई है। आपको ये भी बता दिया था कल हमने, भूमि दान प्लस एक सिक्के के बारे में हमने बताया था कि एक सिक्के के बारे में भी इस अभिलेख पर चर्चा होती है, जिस पर क्या क्या है, एक तरफ घोड़ा बना हुआ है और एक तरफ घोड़े के साथ साथ लिखा हुआ है। ये सारी बातें कल हमने इसके बारे में बता दी थी। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसके बाद इसका बेटा राजा बना होगा, जिसका नाम क्या बताया था हमने? हाल। और हाल को हमने बता दिया होगा एक भाषा का बहुत अच्छा ज्ञानी था। ये भाषा आपको हमने बोली थी, प्राकृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञानी रहा होगा ये। और इसकी शादी कहाँ से हुई होगी? मैंने आपको बताया कि हाल का जो सेनापति रहा होगा, हाल का एक सेनापति था, ये कल कहानी हमने पूरी सुनाई थी, जिसका नाम विजयानंद था। और विजयानंद ने जो है जब श्रीलंका पर आक्रमण करा होगा, तो श्रीलंका पर आक्रमण करने के बाद उसने देखा जब श्रीलंका जीत लिया तो वहां की जो राजकुमारी रही थी, जिसका नाम लीलावती, हमने कल आपको बताया। लीलावती के साथ साथ एक नाम और बताया था हमने कल आपको, जिसका नाम था मल्यावती। तो मल्यावती या लीलावती वो संस्कृत भाषा की बहुत ज्यादा ज्ञानी थी। इसकी वजह से इसने उस राजा से कहा कि हमारे जो राजकुमार हैं, जो हमारे राजा हैं, उन्हें जो है प्राकृत भाषा के बहुत अच्छे ज्ञानी है और आपकी राजकुमारी जो है वो संस्कृत भाषा की बहुत अच्छी ज्ञानी है। मैं चाहता हूं इन दोनों की शादी करा दी जाए। तो इन दोनों की शादी होगी। इसके बाद क्या होगा? जब शादी हो जाएगी तो हाल जो है एक पुस्तक लिखेगा। उस पुस्तक के बारे में हमने कल आपको बता दिया था कि हाल ने एक किताब लिखी है, जिसका नाम था गाथा सप्तशती नाम की किताब के बारे में हमने चर्चा की होगी। गाथा सप्तशती नाम की एक किताब लिखी गई और इस पे मैंने बताया था आपको 700 दोहे हैं। जिन्हें ये लेक्चर तेजी से समझ में आ रहा हो, तेजी से अगर आपको लग रहा हो कि बहुत तेजी से सर बताते जा रहे हैं, डिटेल नहीं बता रहे, वो हमारा पिछला लेक्चर एक बार देख लें। उस पे हमने इनके बारे में पूरी डिटेल बताई है, क्योंकि आज मुझे अन्य राजाओं को जोड़ना है। तो अन्य राजाओं को जोड़ने की वजह से इनका केवल एक रिकैप बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि कल वाली स्टोरी अगर जिन आपके ध्यान में आती चली जाएगी तो आप तुरंत जो है आगे की स्टोरी को समझ पाएंगे। गाथा सप्तशती बता दी। इसकी लिपि भी हमने कल आपको बता दी थी, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुई है, ब्राह्मी लिपि। इसके बाद अगर बात करी जाए, इसकी पत्नी ने, लीलावती ने या मल्यावती ने भी अभिलेख लिखवाए हैं। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात हमने कल कर ली थी। अब आज आगे की बात करेंगे। आगे की बात में हमने चर्चा करी थी कि इसका भी एक बेटा रहा होगा, जिसका नाम हमने कल आपको बता दिया था कि इस बेटे का जो नाम पड़ा होगा इसकी माँ के नाम के ऊपर पड़ा होगा। ठीक, क्योंकि मैंने आपसे बोला था एक ही राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी और उन पत्नियों की वजह से जो है जब कोई नया राजा बनता था, राजकुमार जब राजा बनता था, तो प्रजा को ये पता नहीं हुआ करती थी कि इस राजा की जो संतान है उसकी माँ कौन सी है। तो इसलिए हमने एक राजा का नाम बताया था। ये इतिहास में पहला एक ऐसा राजा है जिसका नाम के आगे उसकी माँ का नाम सर्वप्रथम रखा गया है। तो उसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ लिया था गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की चर्चा हमने कल कर ली थी। हमने ये कहा था इसी के समय में नासिक अभिलेख लिखा हुआ है और नासिक अभिलेख पर इसने अपने आप को बहुत सारी चीजें बोली हैं। मैंने आपको कहा इसने बोला है कि मैं एकमात्र ब्राह्मण हूँ, मैं द्विज धारण करने वाला हूँ। द्विज का मतलब मैंने आप बताया था आपको, जनेऊ धारण करने वाला। इसने साथ साथ ये कहा था मैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान भीम और अर्जुन का अवतार हूँ। इस तरीके से इसने बहुत सारी चीजों को बोला है। ठीक, ये आप हमारे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद एक युद्ध बताया था मैंने आपको इसी के बारे में कि इसने शकों पर आक्रमण किया था और शकों पर जो आक्रमण किया था वो किया था इसने गुजरात में। तो इसने गुजरात आक्रमण या गुजरात अभियान के बारे में आपसे पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने गुजरात अभियान चलाया था या गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर आक्रमण किया था और उस समय आक्रमण के समय गुजरात में जो बैठे हुए थे वो शक बैठे हुए थे। और शक जो जनजाति है, शक जो जाति है हमारी विदेशी जाति है। आज हम चर्चा करेंगे इसके साथ साथ कि देशी जातियों के साथ साथ विदेशी जाति भी भारत में कहां से किस तरीके से आई होंगी। इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यही शक जो है अब हमारे शक संबंध की जो है बात भी आगे
बढ़ाएंगे, कैसे कैसे शक सम्मत बनना स्टार्ट हुआ होगा। इसी विजय के दौरान मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई थी, आपको शायद ध्यान आ रहा हो, मैंने आपको कहा था इसने 8000 सिक्के छपवाए थे, 8000 सिक्के छपवाए, आपको ध्यान रखना। और सिक्कों पर उसने अपने चित्र अंकित करवाया था, आपको ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है। यहां तक कल हमने कहानी बता दी थी, अब हम आपको आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी अभी आपसे जोड़ा, आपसे कहा कि कोई किसी भी राजा के नाम से पहले अब उसकी माता का नाम आने लगा। जैसे मैंने आपको बताया गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के बारे में बताया, ऐसी इसके बाद नया जो आएगा उसका नाम होगा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, या पुलोमा करके भी लिखा हुआ है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी या वशिष्ठी पुत्र पुलमोवा या पुलोमा, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो नया राजा हमने कौन सा बताया, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसके बारे में क्या खास बात हो जाती है आप ध्यान रखेंगे। देखिए वशिष्ठी इसकी माता का नाम रहा होगा, जैसे गौतमी उसमें माता का नाम रहा था। देखिए इसने ना आंध्र प्रदेश इसी राजा ने बसाया है, जैसे कि अभी अभी मैंने बात करी थी आपको 3 भागों में था, ये आंध्र प्रदेश बोला था, तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने ही आंध्र प्रदेश बसाया था, आंध्र प्रदेश इसी ने बसाया था। इसी वजह से इसे आंध्र सम्राट के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ ले आंध्र सम्राट कौन है, तो तुरंत बता देना आप। आंध्र सम्राट कहां पे पढ़ा था हमने, सातवाहन वंश पे पढ़ा था। ये कौन था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था। ठीक, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी, ये बात आपके क्लियर हो गई। आंध्र सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश बसाने वाला था। इसने अपनी राजधानी बनाई है, राजधानी पूछता है, आप अपनी किताबों में अगर एमसीक्यू वाली किताबों में देखोगे तो आपसे राजधानी पूछ सकता है इसकी। तो इसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो राजधानी का नाम याद करना, पैठन करके इसकी राजधानी है, पैठन इसने राजधानी बनाई। आपसे पूछ ले कि राजधानी क्या है, आप बता देंगे तुरंत पैठन। आपसे पूछ सकता है पैठन राजधानी किसने बनाई, तो आप तुरंत बता देंगे पैठन राजधानी बनाने वाला कौन था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था। ऐसे ही पैठन को कहीं कहीं किताबें प्रतिष्ठानपुर भी लिखती हैं, प्रतिष्ठानपुर। तो आपके अगर पैठन लिखकर आ जाए, प्रतिष्ठानपुर लिखकर आ जाए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगी कि सन ने बताया था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की देन है ये राजधानी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद एक शहर और बसाया है इसने, एक शहर बसाया है, उसका नाम था अमरावती। आपसे पूछा जा सकता है कि अमरावती शहर किसने बसाया, तो आप बताएंगे अमरावती शहर किसने बसाया, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने बसाया। कौन सा शहर बसाया इसने, अमरावती नाम का एक शहर बसाया, जिसे आप अमरावती को खूब याद करते होंगे कहीं ना कहीं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, याद हो गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी राजा के, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के, इसी राजा के जो है शकों के राजाओं से जो है 2 बार युद्ध हुए हैं और शकों से ये 2 बार हारा है। आपसे पूछा जा सकता है, जब उस समय शकों का राजा था रुद्रदामन, तो शकों के राजा ने, जो शक शासक था, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, इसी के समय की बात कर रहा हूं, शक शासक जो विदेशी रहे होंगे, आज चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। शक शासक जिसका नाम था रुद्रदामन, उसने इसे 2 बार हराया है, 2 बार हराया है। और 2 बार हराने से आप ऐसे करके याद कर लेंगे, जब ये हार गया होगा तो इसने अपने हार को भी एक तरीके से लिखवाया है, छपवाया है। तो इसी के समय में सिक्के चले हैं, और जो सिक्के चले हैं वो 2 पतवार वाले सिक्के चले हैं, 2 पतवार वाले। जो 2 नाव, आपने नाव देखी होंगी तो नाव में 2 पतवारें देखी होंगी, बड़ा सा कपड़ा वगैरह बांध देते हैं, आगे पीछे करके बांध दिया करते हैं, तो वो जो है 2 पतवारें होती हैं आपकी। तो 2 पतवार वाले सिक्के किसके समय में चले हैं, जब शकों के जो शासक रहे होंगे रुद्रदामन, उससे ये 2 बार हारा होगा, तब इसने 2 पतवार वाले सिक्कों को छपवाया है या चित्र अंकित कराया है। इसके बाद अब ये तो हार गया, इसके बाद नया राजा आएगा, उसका नाम होगा यक्षश्री सप्तकर्णी। देखिए 3 राजाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिनके माता का नाम पहले आ रहा है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यक्षश्री सप्तकर्णी। इसके बारे में बात करेंगे हम, यक्षश्री सप्तकर्णी। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आप ये समझेंगे ध्यान से।
देखिए ये यात्रा काफी किया करता था, इसे यात्रा के विषय में जाना जाता है, व्यापार के विषय में से बहुत ज्यादा जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से सातवाहन वंश में यात्रा या व्यापार के उद्देश्य से जाना जाने वाला राजा कौन सा था, तो आप तुरंत बता देंगे जिसने अधिक बल दिया है उसका नाम था यक्षश्री सप्तकर्णी। ये बात आपको याद हो जाएगी। इसके साथ साथ इसने भी अपने सिक्के छपवाए, इसने अपने सिक्कों पर नाव छपवाई है। सिक्का आप करके याद करेंगे, इसके इसके सिक्कों पर क्या था, नाव थी या जलयान बोल सकते हैं आप। और दो पतवार वाला पूछे तो आप ऊपर वाला बताएंगे, केवल नाव पूछे तो आप बता देंगे यक्षश्री सप्तकर्णी है। देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई हो। धीरे धीरे ये वंश धीरे धीरे आगे खत्म होता चला जाएगा। इस वंश में खत्म होने की कारण आपको मैं बता रहा हूं। देखिए था क्या, जैसे अभी हम ये देशी राजा पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम ये मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, तो मौर्योत्तर काल में अभी हम देशी राजाओं के बारे में बात करी। जैसे देशी राजाओं में हमने क्या क्या बात करी, देखिए मैं आपको मौर्योत्तर काल को दो भागों में बता रहा हूं। मौर्योत्तर काल जो पढ़ा हमने दो भागों में पढ़ा। जैसे कि अगर देशी की बात करें, यहाँ तो देशी राजाओं की कर लेते हैं, यहाँ विदेशी की बात कर लेते हैं। देखिए जब देशी की बात करने स्टार्ट करी थी, आप याद कीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदू शासकों में अगर बात करें तो शुंग बोले थे हमने आपको। जब मौर्य काल खत्म हुआ होगा, क्योंकि ये मौर्योत्तर काल की बात हो रही है, मौर्योत्तर काल में सबसे पहले देशी जो पढ़ा हमने वो शुंग वंश पढ़ा था। उसके बाद कण्व पढ़ा, 4 राजा थे इसमें। इसमें कितने राजा थे हमने आपको बता दिए, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, ये सातवाहन वंश पढ़ रहे हैं हम। सातवाहन वंश पढ़ रहे हैं, तो शुंग, कण्व और सातवाहन। अब अगर बात की जाए, अगर चर्चा की जाए विदेशी राजाओं की, तो देखिए विदेशी राजाओं की अभी बात करेंगे हम, ये कैसे आया करते थे, क्या कारण रहे थे, वो बात करेंगे बाद में। पहले एक दो राजाओं के नाम बता देते हैं ये किस तरीके से आए होंगे। अगर विदेशी राजाओं में हम सबसे पहले चर्चा करें तो हम करेंगे हिंद की। हिंद बोल दें, यवन बोल दें या इंडो ग्रीक बोल दें, तीनों एक ही हैं। तीनों पुस्तकें जो है तीनों को जो है एक ही बोलती हैं, बट क्या है आपको ध्यान रखेंगे कहीं की पुस्तकों में किसी किसी अलग अलग चीजों से बोला जाएगा। हिंद, यवन या इंडो ग्रीक करके आपको याद कर लेंगे। सबसे पहले विदेशी जो आपने आए हैं, हिंद है, यवन बोल सकते हो या इंडो ग्रीक बोल सकते हो आप। देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये तीनों आप एक ही वंश को जोड़ेंगे, हिंद, यवन, इंडो ग्रीक। उसके बाद शक आए हमारे यहाँ। देखिए आज शक के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, चर्चा करी, यानी इससे पहले भी ये आ चुके थे। कौन से वाले, हिंद, यवन और इंडो ग्रीक की, जिनकी चर्चा करेंगे हम। शक आए, शक के बाद अगर आपसे पूछ रहे तो आप बताएंगे पहलव आए। इसके बारे में ज्यादा बुक्स बोलती नहीं है, पहलव के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब विदेशी अभी पढ़ाएंगे। और पहलव के बाद कुषाण वंश आया है आपका, और कुषाण वंश के बारे में बहुत चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ के राजा जो है कुषाण वंश के राजाओं ने इतिहास में बहुत ज्यादा अपना नाम अंकित कराया है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे, इन राजाओं के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले एक बार फिर से समझ लें हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा। हमने पहले तो पीछे की वीडियो में जो बात करी थी वो पढ़ी, उसके बाद हमने गौतमीपुत्र सप्तकर्णी से आपको पढ़ाना स्टार्ट करा। इसमें बताया कि नासिक अभिलेख लिखी गई इसके समय में, और नासिक अभिलेख में इसने अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ के बताया है। एकमात्र ब्राह्मण बोला, वेदों का आश्रयदाता बोला कि मैं तो वेदों का आश्रयदाता हूँ, वेद मेरे ऊपर ही जो है बने हुए एक तरीके से। इसके साथ साथ उसने बोला कि जो है मैं द्विज धारण करने वाला हूँ, मैं जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भगवान भीम, अर्जुन और उनके साथ साथ भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनका वंशज हूँ। ये सारी बातें बोलने वाला था, इतना बड़बोला रहा होगा ये। जब अगर ये ब्राह्मण था तो भगवान कृष्ण और भगवान राम से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण की बात करें तो यादव वंश में आ जाते हैं, और भगवान अगर जो है राम की बात करें तो क्षत्रिय वंश हो जाता है उनका। बट उनका वंशज इसने अपने आप को बोला है। गुजरात आक्रमण किया होगा, गुजरात आक्रमण शक के राजाओं को हराया होगा। हराने के बाद इसने अपने यहाँ 8000 सिक्के छपाए, 8000 सिक्कों पर अपना चित्र अंकित करवाया। ये सारी बातें हमने बता दी। इसके बाद एक दूसरी पीढ़ी आई होगी, दूसरी पीढ़ी में हमने बताया उसका नाम था वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। ठीक है, ये वही व्यक्ति है जिसने आंध्र प्रदेश बसाया, और इसी व्यक्ति को बोला जाता है आंध्र सम्राट के नाम से जाना जाएगा। जो अभी हमने आपको 2 क्षेत्र बताए थे, सबसे पहले बोला था हमने क्षेत्रों में अगर आपको महाराष्ट्र और तेलंगाना,
उसके बाद मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये धीरे धीरे क्षेत्र और आगे विस्तार करेगा और विस्तार करने के बाद आंध्र प्रदेश और जुड़ जाएगा। ये बात हमने पढ़ ली। इसने अपनी राजधानी पैठन बनाई या प्रतिष्ठानपुर बनाई, ये हमने आपको बता दी। इसके साथ साथ इसने अमरावती नाम का एक शहर भी बसाया है, ये हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने ये देखा कि शक शासक थे, शक शासक रुद्रदामन से इसका 2 बार युद्ध हुआ है, और जब 2 बार युद्ध हुआ होगा तो युद्ध में इसकी जो है 2 बार हार हुई, और हार होने की वजह से इसने 2 पतवार वाले सिक्के चले हैं इसके समय में। आपसे पूछा जा सकता है किसके समय में 2 पतवार वाले सिक्के चलाए गए, तो आप तुरंत बता देंगे किसके समय में चलाए गए, सातवाहन वंश में चले गए, जब शकों के राजा रुद्रदामन ने इन पर आक्रमण करा होगा। किस पर? वशिष्ठपुत्र पुलमावी पर आक्रमण किया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कहा 2 पतवार वाले सिक्के हो गए। इसके बाद नया राजा बना जिसका नाम था यक्षी शतकर्णी। इसने यात्रा पर और व्यापार पर बहुत ज्यादा कार्य किया है, बहुत ज्यादा बल दिया है, और इसने भी सिक्के चलाए। इनके सिक्कों पर नाव या जलयान छपा हुआ आपको मिलेगा। इसके बाद मौर्योत्तर काल के बारे में हमने चर्चा की कि हमने ये देखा कि केवल देशी राजा नहीं थे, देशी के साथ साथ विदेशियों ने भी भारत में आना स्टार्ट कर दिया। उनकी कहानी थोड़ी सी आज हम पढ़ते हुए चलेंगे और कल हम इसे लिखित रूप में समझना स्टार्ट करेंगे। जब विदेशी राजा भारत में आना स्टार्ट हुए होंगे तो हम अगर आपको बताएं, भारत पे जितने भी आक्रमण हुआ करते थे, क्योंकि चारों तरफ अगर देखें, एक तरफ पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, समुद्र देखने को मिल जाते हैं हमें, तो जो क्षेत्र हमारे पास भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला बसता है, वो बसता है आपको भारत की का जो एक रास्ता बनता है भारत की तरफ आने का, उसका रास्ता है आपका भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बार फिर समझ लेंगे, जो भारत में विदेशी हम पे आक्रमण हुआ करते थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मार्ग से आया करते थे, और आज भी कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई आक्रमण कभी कभी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें तो ये क्या है, अब कहानी सुनेंगे कौन कैसे कैसे आया। देखिए, बैक्ट्रिया नाम की एक कंट्री है, बैक्ट्रिया नाम की एक कंट्री है, वहां पे राजा थे, उनका नाम था यूथिडेमस। क्या नाम था? यूथिडेमस। बैक्ट्रिया के राजा थे। मैं आपको थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कहीं पर लिखने का, चलिए यहां लिख देते हैं। हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि भारत में आने का रास्ता क्या हुआ करता था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मार्ग हुआ करता था। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सन ने बैक्ट्रिया बोला है। बैक्ट्रिया के बारे में बात करेंगे। बैक्ट्रिया के एक राजा रहे होंगे जिनका राजा का सन ने नाम बता दिया। क्या नाम बताया? बैक्ट्रिया का नाम बताया, राजा का नाम बताया यूथिडेमस। ठीक है, यूथिडेमस या यूथिडेमस करके भी आपसे बोला जा सकता है। यूथिडेमस नाम के राजा थे, वहां पर बताया है मैंने, भारत में नहीं। बैक्ट्रिया के राजा थे यूथिडेमस। यूथिडेमस का एक पुत्र था, इसका नाम था डेमेट्रियस। इसके पुत्र का क्या नाम था? डेमेट्रियस था। ये भारत की तरफ को बढ़ा है सबसे पहले, डेमेट्रियस। अगर आपको पता चले तो आप तुरंत बता देंगे ये ऐसा व्यक्ति था डेमेट्रियस जिसने जो है विदेशी व्यक्ति था जो भारत की तरफ को बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। और पहले भारत बहुत बड़ा होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भारत में रहा करते होंगे, तो ये पाकिस्तान तक आया है। जो वर्तमान में पाकिस्तान है उस समय भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, तो ये पाकिस्तान के सियालकोट तक आया है, और सियालकोट में आया है, और वहां पे आके इसने अपने कबीले को वहीं पे रोक दिया, वहीं पे बसा लिया। और वहां पे सियालकोट को, आज तो नाम उसका सियालकोट है, पहले उसे शाकल साकल बोला करते थे। ठीक है, क्या बोला करते थे? शाकल के नाम से जाना जाता था सियालकोट को। कल हम ये लिख के पढ़ेंगे, आज कहानी के तौर पर पढ़ रहे हैं। ठीक, ये वहीं तक बसा रह गया है, केवल ये केवल वहीं तक बसा रह गया है। इसके बाद इनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती चली गई होंगी इन्हीं भारत में ही, और जब बढ़ती चली गई होंगी तो एक इनके यहाँ इनकी पीढ़ी में एक और नई पीढ़ी में एक राजा आया जिसका नाम था मिलिंद या मिलांडर करके आपको याद रखेंगे। मिलिंद या मिलांडर करके आप याद रखेंगे। ठीक, ये कौन से वंश चल रहा है? ये वंश चल रहा है आपका कौन सा वाला? हिंद यवन या इंडो ग्रीक की जो बात हो रही है, मिलांडर। कल को हम आपको मिलांडर की स्टोरी बताएंगे, कैसे कैसे मिलांडर की मुलाकात किसी एक बौद्ध भिक्षु से हुई होगी, और उसने बौद्ध भिक्षु के साथ साथ क्या क्या प्रश्न करे होंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर से प्रभावित होने के बाद मिलांडर ने अपने आप को कैसे बदला होगा। कौन सी पुस्तक मिलांडर पर लिखी गई है? मिलिंद पर पुस्तक लिखी गई है, और उस पुस्तक में क्या चर्चा की गई है। इसके साथ साथ मिलिंद ने कैसे कैसे शकों पर आक्रमण किया होगा, क्योंकि दूसरे राजा, अब दूसरा जो वंश चलेगा वो शक चलेगा, कैसे कैसे इसने शकों के साथ युद्ध किया होगा, और इसने कौन से सिक्के चलाए आपको ये बताएंगे। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही।
कल फिर से आपसे एक बार मुलाकात होगी। आज इतने सारे को आप इन्हें सभी को नोट्स के रूप में उतार लेंगे, याद कर लेंगे। कहानियां आज तक की जो थी, आपको बहुत सारे राजा थे, कहीं कहीं टिपिकल लग रही होंगी, एक बार वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें, जो आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, चाहे उससे पहले के देखें या नहीं देखें। अगर इससे पहले का देख लेंगे तो सातवाहन वंश पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा किताबों में हमें कुछ नहीं मिला था जितना हमें आज सर के लेक्चर में मिल गया। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।